जैसे चाय चाय में अगर एक्रोनिम लेके चलिए तो C फॉर क्यूरियोसिटी, H फॉर ह्यूब्रिस, A फॉर एपैथी और I फॉर इग्नोरेंस। ऑलराइट, तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। और आज के हमारे खास मेहमान, बहुत खास शख्सियत को मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूं। और ये टॉपिक आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये मेहमान आज जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप तक पहुंचाने वाले हैं। ये बॉलीवुड से नहीं है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से नहीं है, बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन लिहाजा निश्चित तौर पर जिस विषय पर आज हम बात करेंगे वो मेरी, आपकी, हम सबकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और खास तौर पर आज के इस बढ़ते डिजिटल दौर में, जब स्मार्टफोन का एक्सेस प्रत्येक व्यक्ति के पास हो गया है, इंटरनेट हम सब चला रहे हैं, इस विषय पर बात करना, इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त पंकज देसाई मौजूद है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सफलता टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पे लाने के। पंकज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, सिक्योरिटेक्स के नाम से कंपनी 2013 से चला रहे हैं। उससे पहले 20 साल का इनका अनुभव साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में रह चुका है। विप्रो जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं और अब लगभग एक दशक इनको अपना कंपनी रन करते हुए भी हो गया है। पंकज से आज बहुत सारी बातें हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, करियर ऑप्शंस पे आएंगे, इनकी कंपनी क्या करती है पर्टिकुलरली उसके बारे में बात करेंगे। सर, इन सब चीजों पर मैं एक एक कर आऊंगा। सबसे पहले मैं इसको बहुत रूट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, बहुत से लोग जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में उतना नहीं जानते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो पर्टिकुलरली मतलब मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, क्या है साइबर सिक्योरिटी? तो साइबर सिक्योरिटी दो शब्द से बना, एक है साइबर और दूसरा सिक्योरिटी। साइबर मैंने ये जो इंटरनेट का जो दौर है, जिसके तहत आप दुनिया में किधर भी रह के किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से बिजनेस कर सकते हो, किसी से भी इंटरैक्ट कर सकते हो। कंटेंट कोई बनाता है, कंज्यूम कहीं होता है, प्रोडक्ट कहीं बनाता है, कंज्यूम कहीं होता है। सोच के देखिए, अगर ये कोविड 98 99 में आता कि जब इंटरनेट नहीं था, तो सोचो क्या होता। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, आप कोई कंटेंट नहीं कर, आप शायद वो दुनिया तहस नहस हो जाती उस समय अगर इंटरनेट नहीं होता। तो साइबर एक ऐसी चीज है जिसने हमें एकदम एक दूसरे के करीब ला के रख दिया है। अब जब चीज कोई नहीं आती है, उसके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी रिस्क जुड़ती है। तो ये साइबर सिक्योरिटी का जो सब्जेक्ट है, ये साइबर के एडजेसेंट और उसके अटैच जो भी साइबर रिस्क है उसके बारे में हमें ज्ञात देती है, और उसका सोल्यूशन और उसकी जो टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में हमें ज्ञात करती है। जी, तो साइबर, लाइक आपने बताया, इंटरनेट से जुड़ी हुई दुनिया में सिक्योरिटी के बारे में पर्टिकुलरली हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर बात कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर किस तरह की सिक्योरिटी है? लाइक अगर मैं साइबर सिक्योरिटी सुनता हूँ तो बहुत ज्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, बट मेरे दिमाग में आता है हैकिंग से रिलेटेड कुछ चीजें आ जाती हैं कि हाँ कोई डाटा हैक हो जाता है या फिर डाटा कंपनी पर चला जाता है। इस तरह का कुछ साइबर सिक्योरिटी में होता है। तो साइबर सिक्योरिटी 3 पहलुओं में बोल सकते हैं। एक तो एक आम नागरिक, दूसरा है बिजनेस, और तीसरा है सरकार। बोलता हूं क्योंकि वो एक अलग तरीके से उस नजर को देखती है। आपके घर में आपकी माँ, बहन, बीवी, बच्चे जो ये टेक्नोलॉजी को दिन भर यूज करते हैं, आप देखो कि मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। हम एक्चुअली ज्यादा चीज आज मोबाइल पे करते हैं, ना कि कोई ऑफलाइन मीडिया पे। न्यूज़पेपर इतना पढ़े नहीं जाते हैं, टीवी इतना देखा नहीं जाता, किताबें भी नहीं जाती। ज्यादा करके आप कंज्यूम करते हो या तो आपके स्मार्टफोन पे या तो कंप्यूटर। उसमें रिस्क हो सकती है कि आपके यूजर आईडी या पासवर्ड चोरी हो सकते हैं, आपका बैंक डिटेल्स चोरी हो सकता है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है, आपको कोई आपकी क्रेडेंशियल देके कोई आप बन के जैसे आप बोलते हैं कि आप सिग्नेचर फॉर्ज करते थे पहले, और वो फॉर्ज करके आप जब बैंक में जाते हो तो आपका चेक आपके नाम पे कोई और कर लेता था। वही चीज आप सिक्योरिटी के इस दौर में, आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, आपकी क्रेडेंशियल लेके कोई आप बन सकता है और आप बन के फिर तहस नहस कर सकता है आपकी जिंदगी। तो एक आम नागरिक में की जो जिंदगी है उसमें सिक्योरिटी का एक बहुत अहम पहलू रहता है। दूसरा है बिजनेसेस, बड़े छोटे अलग अलग तरह के बिजनेस अगर लेके चलो तो बिजनेस का भी यही चक्कर है, क्योंकि आज बिजनेस एक आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है। हर बिजनेस अपनी एक्सटर्नल एंटिटी के साथ इंटरैक्ट करता है। ईमेल होता है, आपके सप्लायर होते हैं, आपके कस्टमर होते हैं, आपकी गवर्नमेंट एंटिटीज होती है, आपकी रेगुलेटरी कंप्लायंस नीड होती है।
ये सारी चीजों के साथ आप कनेक्टिविटी के द्वारा इंटरेक्ट करते हैं, ना कि आप फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजते हो, आप चेक भेजते नहीं, आप कोई लंबे लंबे प्रपोजल्स भेजते नहीं हो, आप कोई इनवॉइस भेजते नहीं हो, आपके पेमेंट भी सीधे बैंक में आते हैं, आप बैंक से डायरेक्ट करते हो। तो इस जमाने में कि जबकि आपका सारा इंटरेक्शन कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा होता है बिजनेसेस के लिए, उस पर भी ये चक्कर रहता है कि आपकी जो पर्सनल डेटा है कंप्यूटर में, आपकी कंपनी का डेटा है, आपका फाइनेंशियल रिस्क है, वो सारी रिस्क आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है बिजनेस के लिए। और तीसरा है सरकार। सरकार के दो फंक्शन है, एक तो नागरिकों की सेवा के लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है सरकार, जैसे फ्रॉम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या राशन कार्ड हो या जो कुछ भी हो, और दूसरा है सरकार का बहुत अहम पहलू है सुरक्षा, अंदरूनी मामलों से और बाहर के मामलों से। तो आजकल सरकार के लिए ये भी एक बड़ा इशू रह गया है, क्योंकि जो जैसे बोलते हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर फिजिकल वॉर शायद नहीं होगा, वो इंटरनेट वॉर होगा। हो सकता है कि कोई बाहरी देश आके आपकी सारी सिस्टम्स ही बंद कर दे, आपका पावर सिस्टम बंद कर दे, आपका टेलीकम्युनिकेशन बंद कर दे, आपकी बैंक्स बंद कर दे, आपको शायद सोल्जर्स भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शायद पूरे देश को ऐसे खत्म कर सकते। मैं एक्चुअली पहले पे बात ज्यादा करना पसंद करूंगा, क्योंकि आपने कहा पर्सनल साइबर में जो दुनिया है उसमें सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, ऑफकोर्स सरकार वाला और कॉर्पोरेट सेक्टर में जरूरी है। क्या आपको लगता है पर्सनली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जब से इंटरनेट का यूज हमने पर्टिकुलरली स्टार्ट किया है, खासकर तौर पे इंडिया में जियो आने के बाद से इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी लोगों में बढ़ी है, तो क्या उस बढ़ती एक्सेसिबिलिटी के साथ साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री ने भी ग्रो किया है, हमें ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, मतलब दोनों पैरेलल चले हैं एक साथ, मुझे लगता है शायद ज्यादा, जितना तेज डिजिटल अडॉप्शन हुआ है उससे कहीं ज्यादा तेज साइबर अटैक हुआ। अगर आप आज न्यूज़पेपर खोल के देखो, हर तीसरे पन्ने पे कोई ना कोई पर्सनल अटैक के बारे में लिखा होता है। या तो आपने वाइन ऑर्डर कर लिया ऑनलाइन और उसमें आपको साइबर फ्रॉड हो गया, या तो आपने कोई ट्रांजैक्शन किया उसमें किसी ने पैसे चपत कर लिए, या आज के पेपर में था कि किसी ने पर्सनल इम्पर्सनेट बोलते हैं जिसको, किसी का इम्पर्सनेट करके उनके क्रेडेंशियल लेके उनके नाम से अटैक किया गया। जैसे अभी कुछ ईमेल आया था किसी को, एक बड़ी जर्नलिस्ट थी, एक बड़ी न्यूज़ मीडिया की, उन्होंने खुद बोला था कि उनको एक बड़ी यूनिवर्सिटी से ईमेल आया कि उन्होंने है, और उन्होंने फिर वो पूरा 8-9 महीने तक कॉरेस्पॉन्डेंस किया, और जब जाके एक्चुअली बात निकली तो कुछ था ही नहीं। तो जैसे कि वो पूरी यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट है उस ईमेल के तरह साथ क्रिएट किया गया था। तो ये बहुत कॉमन चीज हो गई है, और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपके बारे में छपती रहती है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, अगर आप देखो, आप इंस्टाग्राम देखो, व्हाट्सएप देखो, टिकटॉक देखो, यूट्यूब देखो, फेसबुक, इतना सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन हर एक के बारे में होता है। तो मुझे आपके बारे में जानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर मैं सिर्फ आपका नाम ही डाल दूं, हर्षित शर्मा, और तो शायद हजारों इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके बारे में, उससे आप पे अटैक करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। और बाकी एक मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि जैसे चाय में अगर एक्रोनिम लेके चलिए तो C फॉर क्यूरियोसिटी, H फॉर ह्यूब्रिस, A फॉर एपैथी और I फॉर इग्नोरेंस। क्यूरियोसिटी क्या होती है? आपको किसी की ईमेल आई, आपने वो क्लिक कर दिया, आपको कोई अवार्ड मिल गया, आपको कोई लॉटरी लग गई, आपको नहीं करनी चाहिए, आपने क्लिक कर दी। ह्यूब्रिस ये होता है कि मैं तो एकदम 30 मार खा हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, कुछ होने वाला नहीं है, और आपको जब अटैक होता है तब आप फिर एपैथी ये होती है कि जिसे आपको बेपरवाह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कुछ होएगा ही नहीं, और इग्नोरेंस पहले आपको पता ही नहीं। ये चार जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के ट्रेड्स है, उसको लेके ये अटैकर आप पे हमला कर देते हैं ना। अगर आप देखते हो कई बार जो OTP वाला चक्कर है, आपको फोन आता है आपका ATM कार्ड के साथ OTP है। नॉर्मली जब ये अटैक होता है इस तरह के, आप जो देखोगे जो इंसान जिस पे अटैक हुआ वो उस वक्त कुछ हड़बड़ी में होता है, आपको बस पकड़नी है, आपके बच्चे छोड़ने जाना है, आप कुछ उस ऐसे वक्त में हो कि आप सोच नहीं पा रहे हो क्लियर, और उस वक्त ये गलती होती है। ऐसा नहीं कि लोगों को नहीं मालूम। अभी देखो सरकार ने, बैंक्स ने, इतना सारा इंफॉर्मेशन आता है इसके बारे में कि मत दीजिए इंफॉर्मेशन, पर उस वक्त जब ये आप पे अटैक हो रहा है, आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हो कि आप ठीक से सोच सको। तो ये एक पहलू बनता है अटैकर के लिए यूज करने का। जैसे बोलते हैं ना कि द बिगेस्ट मालवेयर इज द ह्यूमन मालवेयर।
और ह्यूमन मालवेयर इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी जो बिहेवियर की जो ट्रेट्स होती है उससे वो एक्सप्लॉइट करके उसके तहत ये अटैक किए जाते हैं, और यही होता है पर्सनल जिंदगी। और ऐसा करने में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम में आती है? उसकी वजह से इस तरह के अटैक्स किए जाते हैं? तो ये ज्यादातर क्या होता है कि जो बहुत कम केस में कोई फोन पे बंदा होता है, ज्यादा करके जो आपको ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस आते हैं वो तो सिस्टम के थ्रू आते हैं, और ये सिस्टम क्या करती है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सारे नेटवर्क को सर्व करती है और आपकी इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं। एक किसी ने भेजा था अभी कि कैसे आपके बारे में सब कुछ जाना जाए, तो उन्होंने फेसबुक पे आपका एक फोटो होगा, तो फोटो के साथ किसी ने आपका बर्थडे विश किया, तो उसमें मालूम चल गया कि आपकी बर्थ डेट ये है। फिर आपने घर के बाहर एक सेल्फी निकाली, उससे आपका घर का एड्रेस मिल गया, फिर आपका नाम तो लिखा हुआ ही है। फिर किसी ने आपको बोला कि अच्छा ये मुझे आपसे बात करनी थी, आप फोन नंबर दीजिए, आपने वो सीधा फोन नंबर वहाँ पे की इन कर दिया, जो सब पढ़ सकते हो। तो उसने बताया कि किसी एक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। ओके, तो मैं जितना समझ पाया हूँ कि साइबर सिक्योरिटी बहुत वास्ट टर्म है, बहुत छोटा टर्म नहीं है, काफी चीजें इसके अंदर हम एंगेज कर लेते हैं। सर, दो चीजें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है डिजीज को लेकर इस तरह कहावत होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या साइबर सिक्योरिटी प्रिवेंशन से डील करता है या फिर कोई अटैक होने के बाद उसकी क्योर से डील करता है, या दोनों प्रोविजन हम साइबर सिक्योरिटी में लेके चलते हैं? ज्यादातर फोकस होता है प्रिवेंशन, कि आप कैसे करके आपकी सिस्टम्स, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग कर सको कि अटैकर को मुश्किल हो जाए आपके पीछे आना। अगर अटैकर आपके पीछे आना चाहता है तो, अगर ऐसा बोलते हैं ना, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है और आप ठहरे एक आम नागरिक, तो बहुत मुश्किल है उसको विथस्टैंड करना। अगर ये देखो, ये गेम बनता है रिस्क रिवॉर्ड का। अगर मैं साइबर अटैकर हूँ और मेरे पास चॉइस है लाखों लोगों के पीछे जाने के लिए, तो मैं उनके पीछे जाना चाहूंगा जहां पे मुझे कम से कम एफर्ट लगे। तो अगर आप उनकी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल कर दो, तो हो सकता है किसी और ने मुश्किल नहीं की है, उसके पास वो अटैक हो जाएगा। पूरा फोकस इस चीज पे रहता है कि आप कैसे करके आपके डिफेंसेस, ताकि उनके लिए आना थोड़ा मुश्किल है। तो साइबर सिक्योरिटी का एक पहलू है प्रिवेंशन, दूसरा होता है आफ्टर अटैक, जिसे फोरेंसिक्स बोलते हैं, कि भाई जान कहां से अटैकर आया, कुछ कर सकते हो क्या, कुछ रिकवरी मिल सकती है क्या। तो एक फोरेंसिक्स भी उसी का पार्ट है। बट मैं जो बोलता हूँ ना कि अभी जब ये लगी गई है तो उसके बाद क्या पानी ढूंढना, जो भी करना है पहले ही। जी हाँ, तो उसके लिए पहले ही हम तैयारियां करके रखते हैं। सर, अब मैं एक्सेस में जानना चाहूंगा कि पर्सनल लेवल पे, जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा सेफ रहे, मेरी पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन सेफ रहे, कॉर्पोरेट की तरह या बड़ी इंडस्ट्रीज की तरह मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि मैं किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से अपनी उस सिक्योरिटी को, साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करवाऊं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो एक 5 स्टेप का मेरा फिलॉसफी है, ये कोई भी आम नागरिक फॉलो कर सकता है। उसका एक्रोनिम मैंने दिया था अबाइड, ABIDE। ए मैंने एंटीवायरस, एक बहुत ही सिंपल सस्ती चीज मिलती है आपको, एक एंटीवायरस। अगर आप अफोर्ड ना भी कर सको तो ओपन सोर्स या फ्रीमियम मॉडल में मिलते हैं, जो बेसिक आपको सिक्योरिटी देते हैं आपके डिवाइसेस के लिए। तो जैसा हो सके एक आप एंटीवायरस आपके सिस्टम में लगा दीजिए। दूसरा होता है बी फॉर बैकअप। आपका जो भी पर्सनल डेटा है कहीं पे बैकअप कर लीजिए। आजकल डेटा का कॉस्ट बहुत होता नहीं है, आप गूगल क्लाउड या आई क्लाउड या ड्रॉप बॉक्स या एक USB लेके अगर लैपटॉप है तो आप बैकअप कर सकते हो। तो आपका डेटा कहीं पे सुरक्षित रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फॉर आइडेंटिटी, आपके सारे जो यूजर ID, पासवर्ड्स, वो सब है, वो सब आपको कहीं ना कहीं सिक्योर करने पड़ेंगे। टी फॉर डेटा, आप जो ये क्लाउड, ये जो सोशल सिस्टम जो यूज करते हो, फेसबुक है, आपके लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, गूगल है, जहां जहां आप सिस्टम्स यूज करते हो, आपकी जो डेटा प्राइवेसी की सेटिंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपने क्या क्या उनको परमिशन देके रखी। अगर आपने देखा होगा भी रिसेंटली ये चाइनीज लोन्स फ्रॉड की बहुत सारी स्कीम आती है। ये हमने बहुत पेपर में पढ़ा कि इन्होंने फोन्स हैक कर लिए और आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को दे दी। आपने जब वो फोन लोन की ऐप डाउनलोड की थी तो आपने जो परमिशन दी होगी, वो परमिशन को यूज करके ही उन्होंने सारी डेटा आपसे निकाली है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आप जब वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो क्या क्या प्राइवेसी सेटिंग्स आपने स्टोर की है। तो डी फॉर डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ई एनहांसमेंट। एनहांसमेंट इन दिस केस में क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स आप यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट के हो, चाहे गूगल के हो या एडोब के हो, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हर रोज एनहांस होते रहे, नए नए फीचर्स आते हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनहांसमेंट ये होता है, वो बोलते हैं सिक्योरिटी एनहांसमेंट। जैसे रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही एप्पल ने एक मेजर पैच रिलीज किया था, जिसके तहत अगर वो पैच नहीं अप्लाई करते थे तो अटैकर्स आपकी सिक्योरिटी को, एप्पल की सिक्योरिटी को तोड़ के आपके एनवायरनमेंट में घुस सकते थे। तो 5 स्टेप है। ए फॉर एंटीवायरस, बी फॉर बैकअप, आई फॉर आइडेंटिटी, डी फॉर डेटा प्राइवेसी और ई फॉर एनहांसिंग ऑल योर सॉफ्टवेयर। ये 5 स्टेप अगर हर नागरिक करता है तो उसके लिए सिक्योरिटी की जर्नी थोड़ी आगे निकल गई और अटैकर के लिए उतना ही मुश्किल है आपके पीछे आना। ओके, और ये इसमें शायद ज्यादा आपको कॉस्ट भी अपना इनपुट नहीं डालना पड़ेगा, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप इसको रेगुलर टर्म्स भी कर सकते हैं। हाँ, ये अपना ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऐसे वन टाइम प्रोसेस नहीं है और इतना महंगा भी नहीं, इतना महंगा नहीं है। लेकिन सर मुझे ये लगता है, क्योंकि हम लोग भी सब अर्बन एरिया और रूरल एरिया के बच्चों की बात करते हैं, मेरे मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह का जो अवेयरनेस है, जैसे अबाइड आपने बहुत अच्छा टर्म बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, चाय की पहले आपने बात करी, तो उन लोगों तक इस बात को कैसे पहुंचाया जाए जहाँ पे शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का टर्म ही शायद इन लोगों को नहीं पता, रूरल सब एरियाज में मैं जाता हूँ तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो शायद एक ऐसा माध्यम बन सकता है। ऐसे ही माध्यम चाहिए। ऐसे ही ये क्या हो गया ना कि इसे हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल जगह बना दी कि भाई सिक्योरिटी तो ऐसी चीज है कि बहुत ही एक्सपर्ट चाहिए। ऐसा सुनकर लगता है कि क्या पता नहीं हवा है कुछ, हवा बन गया। तो बहुत अच्छा बात। अगर आप तो शायद आप तो बहुत यंग हो, शायद आपको याद नहीं होगा, पर लेट 80s अर्ली 90s में इंडिया में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। ये बॉम्ब, टिफिन बॉम्ब बोलते हैं, टिफिन बॉक्स बॉम्ब बोलते थे उसे। तो ये टिफिन बॉक्स में बॉम्ब रख के वो बस की सीट के नीचे, रेलवे स्टेशन पे, कोई बैग के अंदर छोड़ के। सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी उस वक्त कि एवरी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू बॉम्ब, तो मत छुइएगा। लोगों को लगता था कि इसे बहुत सारा माल पड़ा है तो हम लेके जाते, सब पैसे मिलेंगे, और ज्यादा करके वो चीज अच्छी नहीं होती थी, वो बॉम्ब ही निकलता था या ऐसा ही। तो इतना सारा ज़हन में लोगों ने डाल दिया है कि वो आज एयरपोर्ट में कोई एक चीज, किसी का बैग लेगा, कोई छुएगा नहीं उसे, सब डरते हैं, है ना। तो कैसे आपका सेकंड नेचर बन गया, आपको सेकंड नेचर बन गया कि ये अनआइडेंटिफाइड चीज है, उसे मत छुइएगा। वैसे ही अगर आप ये मुहिम चलाओ कि अगर आपको कोई ईमेल आती है उस व्यक्ति से जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, उस जगह से जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, उस साइट से आपने कभी कुछ खरीदा ही नहीं है, तो उसे मत खोलिएगा, प्लीज मत खोलिए। आपको कोई लॉटरी नहीं लगी, आपको कोई 5 करोड़ नहीं मिल रहा है, आपका कोई बाप दादा जो गुजर गया उसका कोई मिला है, कुछ नहीं मिला है, आपके पास कुछ नहीं है, आपको सब कमा के जीना है। तो अगर ये इतना समझ लोगे तो शायद जिंदगी बेहतर रहेगी। जी, करियर पे मैं बात करना चाहूंगा, तो साइबर सिक्योरिटी एज ए इंडस्ट्री, और जो लोग इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल यूजेज आगे बढ़ने ही जा रहा है और साइबर सिक्योरिटी की यूज हमको पड़ेगी, तो करियर को किस तरह, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज करियर में है हमारे पास। पहले मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी कंपनी के बारे में आप मुझे बताइए कि आपकी कंपनी क्या करती है। तो हम इसे, जैसे आपने बताया था, पहले 9 साल से इस क्षेत्र में है। ये कंपनी 2013 में शुरू हुई थी। हम प्राइमरी करके कंपनीज के साथ काम करते हैं, हमारे कस्टमर्स बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग है, और हम उनकी जो कंप्लीट सिक्योरिटी है वो हैंडल करते हैं। हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसके तहत हमें पता चलता है कि अगर उस कंपनी में कहीं से भी कोई अटैक हो रहा हो, रियल टाइम में हम बता सकते हैं कि कहाँ से अटैक हो रहा है, उनकी कौन से सिस्टम पे अटैक हो रहा है, क्या एक्टिविटी कर सके ताकि वो अटैक प्रिवेंट कर सको, ऑटोमेटिकली आप प्रिवेंशन भी कर सकते हो। तो एक बेसिकली एक सिंगल डैशबोर्ड मिलता है उस कंपनी को, जिसके तहत वो उनका कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड टू एंड देख सके 24/7। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने ऑफिस से निकल गए शाम के 5 बजे, ये तो नहीं ना कि अटैकर नहीं आएगा, पर ये सिस्टम है 24 घंटे आपकी सिस्टम को स्कैन करते रहता है
और उसमें कैपेबिलिटी है आपको एकदम रियल टाइम में बताने की कि ये अटैक कहीं से आ रहा है, इस देश से आ रहा है, इस सिस्टम्स पे आ रहा है, ये अटैकर ये करना चाहता है, या तो डेटा चुराना चाहता है, या तो पैसे चुराना चाहता है, या तो आपके सिस्टम को बिठा दे ताकि आप धंधा ही ना कर सको। तो ये क्षेत्र में हम काम करते हैं। तो करीब 120-125 कस्टमर हैं, 400 के उपरांत एम्प्लॉइज हैं, करीब 12 देशों में हमारे कस्टमर्स हैं। तो ये है लास्ट 9 साल की जर्नी। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं इस क्षेत्र में, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज। लास्ट रिपोर्ट एक नास्कॉम का आया था कि अगले साल या 2024-25 की बात है शायद, करीब 10 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है इस देश को, उतने नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे एक बाजू हमें ये मार्केट में जॉब्स नहीं है उसकी प्रॉब्लम है, और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है उसकी प्रॉब्लम, और एक क्षेत्र में ऐसी प्रॉब्लम है कि लोग ही नहीं मिल रहे। आज भी अगर हम देखो, हम रिलेटिवली छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, 400-450 लोग हैं, हमारे पास ही करीब 50 से 70 लोगों की जरूरत है, हम ढूंढ रहे हैं, मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो इस क्षेत्र में बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और उसमें अलग अलग टियर की अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। तो एक तो अगर ऊपर से शुरू करें तो एक तो मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं, MSc, MTech, जिसके तहत आप साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स कर सकते हो, और वो उसकी तो बहुत डिमांड है, पर वो नंबर ऑफ सीट्स कंट्री में बहुत कम है। दूसरी होती है बैचलर्स प्रोग्राम, BSc, BE, BTech, जिसमें आप या तो आप कंप्यूटर साइंस के साथ साइबर सिक्योरिटी कर लो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का साइबर सिक्योरिटी कर लो, या तो साइबर सिक्योरिटी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होता है। तो ये सेकंड, ये तो जो चीज़ है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के तहत आते हैं, ताकि इसका मतलब ये कि आपने एक यूनिवर्सिटी का कोर्स किया, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप उसमें से निकले। और दूसरा ये भी है कि अगर आप 12th पास हो, या कुछ BSc या BCom या BA भी किया हो, तो ऐसे 1 ईयर करिकुलम मिलते हैं कि आप जिसमें आपको उतना सिखाया जा सकता है बेसिक की साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, और आपको इस मार्केट के लिए तैयार किया जा सकता है। उसके बाद आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने BSc और BTech या MTech का जर्नी छूट गया या आप नहीं कर पाए तो आप उस फील्ड में नहीं जा सकते हो। हमारी कंपनी में ही है काफी लोग BCom वगैरह थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी किया, 1 साल 1.5 साल के करिकुलम वाले, वो भी ज्वाइन किए और बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। जी, जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन स्किल है, और जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल शुरुआत से ही साइबर सिक्योरिटी में आपने बैचलर या मास्टर्स किया हो, लेकिन एक कोई कोर स्किल इस तरह की है क्या जो मेरे पास होनी जरूरी है तो मैं साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में एंटर कर सकता हूँ या एक्सेल कर सकता हूँ? कोई पर्टिकुलर कोर स्किल जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? IT टेक्निकल कोर्स किया हो तो बेहतर, अच्छा है, क्योंकि दी एंड सिक्योरिटी सब इन्हीं के आगे घूमती रहती है। तो अगर आपको बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग हो तो अच्छा है, अगर नहीं होगी तो जहां पे भी जाओगे तो उनका ये पहला जो इनिशियल पीरियड होता है वो इसी पे फोकस करते हैं कि आपको जो बेसिक एनवायरनमेंट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे, इसके बारे में आपको तैयार करें। क्योंकि मैंने यहाँ से 2 बातें पकड़ी सर, और उसी पे मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूंगा। आपने कहा कि इंडस्ट्री में, साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली लोगों की जरूरत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन पैरेलली सच ये भी है कि उस तरह के स्किल सेट वाले लोग शायद नहीं आ रहे हैं, इसलिए वहां पर अपॉर्चुनिटीज ऑक्यूपाई नहीं हो पा रही है। तो अब जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं, हम मान लेते हैं कि उन लोगों ने अभी तक साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में किसी तरह की पढ़ाई नहीं की है, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, एक अच्छा करियर बनाने के लिए, एक अच्छी सिक्योर लाइफ के लिए वो क्या यहाँ से पाथ क्रिएट कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, कि इतना जो हमने हवा बना के रखा है कि उसके लिए तो आपको बहुत ही नॉलेजेबल होना चाहिए। और ऐसा कुछ कोडिंग का भी रहता है क्या? हाँ, इतना सारा जरूरत नहीं है। ओके, वो जरूरत होती, वो उसके लिए जरूरत है जिसको इसकी प्रोडक्ट्स बनानी है। आपको प्रोडक्ट्स बनानी नहीं, आपको प्रोडक्ट चलानी है। तो एक तो चीज ये है कि आपको टेक्निकली साउंड चाहिए, पर कोडिंग की स्किल्स की जरूरत नहीं ज्यादा करके। ओके। दूसरा ये है कि सिक्योरिटी के काफी सारे पहलू है। एक तो जिसे बोलते हैं प्रोसेस वाला सिक्योरिटी, जैसे आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज है, उसकी फ्रेमवर्क्स है, उसका ऑडिट्स है, उसकी जो एक अलग स्किल सेट बनती है। तो अगर आप बिजनेस प्रोसेस का बैकग्राउंड रखते होगे तो वो बैकग्राउंड लेके आप ये प्रोसेस और ऑडिट में भी जा सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल इतना आना चाहिए।
दूसरा है, अगर आपने थोड़ा बहुत ही कंप्यूटर सीख लिया, आपको पता है कि भाई सर्वर में क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, डेटाबेस क्या होती है, आपने उसको मैनेज कर लिया है, तो आप उस पर एक सिक्योरिटी का लेयर बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा, आपको कुछ भी अंदाजा नहीं, जैसे मैंने बोला हमारे यहाँ काफी सारे बच्चे आते हैं जिन्होंने बीकॉम और बीए किया, जिन्होंने जिंदगी में कंप्यूटर को शायद यूज किया होगा, वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट, उसके ज्यादा कुछ किया नहीं है, पर ये 1-1.5 साल के प्रोग्राम आते हैं जिसमें पहले 2-3 महीने में उन्हें बेसिक टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है कि भाई सर्वर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, उसकी बेसिक क्या होता है बैकग्राउंड दिया जाता है। और एक तो एरिया में उन्हें अच्छे से सिखाया था कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या आती है, उसकी ऑडिट की फ्रेमवर्क्स क्या होती है। तो ये एक जर्नी बनती है, मैं समझता हूँ 12-18 महीने में कोई बच्चा तैयार हो सकता है इस सब्जेक्ट में आने के लिए। ओके, तो अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत है सिक्योरिटी में, और बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी, और बढ़ेंगी। हाँ, अभी आपने बताया कि नास्कॉम की तरह के हिसाब से 10 लाख तक हमको साइबर सिक्योरिटी। सर, जब से ये सेशन मैंने स्टार्ट किया ना, एक्चुअली सबकॉन्शियस में एक वर्ड मेरे दिमाग में घूम रहा है जो कि है एथिकल हैकिंग। उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, और अगर है तो मतलब क्या है एथिकल हैकिंग का? एथिकल हैकिंग, ओके, दो पहलू है। एथिकल हैकिंग ये चीज है जहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी को हायर करती है और उसे बताती है कि आप आइए और आप हमारी सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि कहाँ पे पोटेंशियल फ्लॉज है। ओके, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और उस इंडिविजुअल या उस इंडिविजुअल की कंपनी के साथ, जिसे आप बुला के पूछते हो कि भाई बताइए कि हमने क्या गलतियां हैं, ताकि हम उसे फिक्स कर सकें। अग्रीमेंट के तहत काम करते हैं तो आप हमें एक तो सही गाइडेंस दोगे और दूसरा हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। जो एक्चुअल हैकर है वो तो आके जो करना है वो करके चला जा सकता है। दूसरा होता है एक प्रोग्राम बोलते हैं बग बाउंटी। बग बाउंटी क्या होता है कि जिसमें आपका वो कंपनी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर आपने बाहर बैठ के, आपने एज एन इंडिविजुअल बाहर बैठ के कंपनी की परमिशन लिए बिना उस कंपनी की जो सिस्टम्स होगी या सॉफ्टवेयर होगी उसके बारे में कोई बग मैंने गलती या वल्नरेबिलिटी या चैलेंज जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है पर उसका दुरुपयोग नहीं किया है। अगर मैं कलोकियल भाषा में बोलूं तो हो सकता है कि मैं आके देख रहा हूं और मुझे मालूम चला कि आपका घर है, घर में जो विंडो है, विंडो की खिड़की की जो कड़ी है वो ठीक नहीं है। आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम, मैं बाहर से बता रहा हूँ कि आपकी जो विंडो है, उसकी जो खिड़की है, उसकी जो स्टॉपर है। तो बग बाउंटी प्रोग्राम ये होता है कि जहां आपकी सिस्टम को कोई बाहर से अटैक करके आपकी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करता है और आपको उसके बारे में बताता है। जबकि एथिकल हैकर क्या होता था, मेरा ही घर है, मैंने किसी को बुलाया, उसको मैंने बोला जरा भैया देख लेना कि भाई मेरी सारी सिक्योरिटी ठीक से चलती है कि नहीं, मेरे दरवाजे ठीक है, मेरे विंडोज ठीक है, मेरा गेट ठीक है कि नहीं, मेरा सिक्योरिटी कैमरा ठीक है कि नहीं, और वो आके सब चेक करके वो रिपोर्ट देगा। जो सेकंड वाला पार्ट है वो सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स करता है, तो पहला है वो बग बाउंटी प्रोग्राम। ओके, हाँ, इसको लेके क्योंकि काफी बातें होती रहती है कि एथिकल हैकिंग बहुत पैसा है और ऐसा सब कुछ हो जाता है। पैसा, देखो पैसा ऐसा है कि एक तो बहुत ही कमोडिटी स्पेस है, है पैसा, पर इतना भी जितना दिखाया जाता है इतना नहीं है। हाँ जी। सिक्योरिटी में बहुत सारे पहलू है, अनफॉर्चुनेटली सारा पहलू को लेके एथिकल हैकिंग के बीच में समेट लिया गया है। एथिकल हैकर इक्वल टू सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी का एक पहलू एथिकल हैकिंग। ऑलराइट सर, दैट्स ग्रेट। इस सेशन को मैं कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहूंगा और आपसे चाहूंगा बंकिम सर कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली रूरल एरिया से आते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज कंप्यूटर की नहीं रखते हैं, आपने ऑलरेडी अबाइड करके बताया, बट आप कुछ ऐसे टिप्स 2, 3, 5 उनको जरूर दीजिए कि वो एटलीस्ट आज से ही उनके दिमाग में ये बात आए कि अपने डाटा को सिक्योर एक तो क्यों करना चाहिए, बहुत जरूरी है, और करना है तो फिर जो पॉइंट्स आपने बताए उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ना है, इन पे आप कुछ। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आप किसी चीज के लिए पे नहीं कर रहे हो और वो सर्विस आप यूज कर रहे हो तो ये अवैध में आप कुछ दे रहे हो, और आप जो दे रहे हो आपका डेटा है। आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो तो आप नेटफ्लिक्स को हर महीने कुछ पैसे देते हो।
जब आप YouTube यूज करते हो तो YouTube कुछ पैसा नहीं देते हो, आप फ्री में यूज करते हो। आप Instagram यूज करते हो, फ्री में यूज करते हो। Facebook यूज करते हो, फ्री में यूज करते हो। तो वो जो कंपनी है वो पैसे कैसे बनाती है? वो आपका जो डेटा है, आप जो एक्टिविटी करते हो उसको मॉनिटर और उसको माइन करके पैसा बनाती है। तो आप ये तो चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई सर्विस प्रोडक्ट यूज करते हो उसके लिए आप पेमेंट नहीं करते हो, तो आप जो कुछ दे रहे हो कितना सेंसिटिव हो आपको देने के लिए, उतना समझ लो तो भी बहुत है। शायद आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे, जैसे गूगल मैप्स यूज कर रहे हो, फ्री का सर्विस है, उसके बिना शायद आप कहीं पहुंच भी नहीं पाओगे। पर ये तो भी तय है कि गूगल को आपके बारे में सब कुछ पता है, कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, कितनी बार जाते हो, सब मालूम। अगर आप ये इंफॉर्मेशन गूगल को नहीं देना चाहते हो तो आप वो सर्विस मत यूज कीजिए। तो शुरुआत उससे करो कि ये आपको समझ में होना चाहिए कि ये आप जो डेटा दे रहे हो, जैसे मैंने आगे अबाइड का एक डी था, डी फॉर डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जानना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली में इंडिया में हम डेटा के बारे में इतना सतर्क नहीं है। हम बड़ी आसानी से अपने घर में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस ऐसे दे देते किसी को, और ये अच्छी बात नहीं है। तो ये डेटा प्राइवेसी का जो एक मुद्दा है वो समझ के चलना बहुत अहम है। हाँ, क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि यार मेरे पर्सनल डेटा से इनको क्या ही फायदा हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, मेरा यही पता कर लेंगे कि मैं क्या देखता हूँ, क्या सर्च कर रहा हूँ, बट उससे उनको क्या फायदा है, ऐसा कई बार हम सोच लेते हैं। वो तो जब अब्यूज होके प्रॉब्लम होता है तब मालूम चलता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। दूसरा पहलू इंडिया में है, हम सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट नहीं करना चाहते, पायरेटेड सॉफ्टवेयर अभी भी यूज करते हैं। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम ये है कि वो सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी इश्यूज होती है वो कभी फिक्स नहीं होती, और वो सिक्योरिटी इश्यूज के को यूज करके ही अटैक होता है। तो जितना हो सके, जैसे भी बन पड़े, प्लीज रेगुलर और उसको अपग्रेड करके ठीक। तो बाकी की शायद जो मैंने बोला था अपार्ट है, पर ये सिक्योरिटी वाली जर्नी रहेगी। राइट, उसके आगे की प्रोसेस आपने बताया, बट फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपने डाटा की इंपॉर्टेंस समझिए और किससे शेयर करना है, नहीं करना, वहां से शुरुआत की जा सकती है। मुझे लगता है काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था ये, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आएगा। आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आई एम ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस सर। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे स्टूडेंट्स को सेशन बहुत पसंद आएगा आई एम श्योर। और यस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस सर। आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट? नो, थैंक यू। जैसे आपने बताया कि कैसे एक तो इंडिया है, दूसरा भारत है। ये भारतवर्ष, ये भारत का जो मैं समझता हूँ 80% भारत में रहता है। तो इस तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और सुरक्षित भारत रहे, इसमें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना ही बेहतर रहेगा इस कंट्री के लिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, प्लेजर।